आईने अकबरी अकबरनामा इसके विस्तृत अध्ययन के बाद इसकी महत्ता को, इसकी सीमाओं को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस अध्याय के मुख्य विषय पर, और वह है किसान और ज़मींदार। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानें कि किसान और कृषि उत्पादन किस तरह का था तत्कालीन समाज में। जैसा पहले बताया गया कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में 85% किसान गांव में रहते थे और इस तरह भारत एक कृषि प्रधान देश था। जमींदारों और किसानों का संबंध जो था वह मूल रूप से खेती के कारण जुड़ा हुआ था। वे दोनों कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे और दोनों ही एक तरीके से उसमें भागीदार थे अपने अपने दायरे में। गांव कृषक समाज की मौलिक इकाई हुआ करता था, यानी सबसे मूल इकाई गांव होता था और गांव के रहने वाले ही खेती करते थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो किसान था वह खेती करते समय गांव में ही रहता था। ऐसा नहीं था कि वह कहीं और रह रहा हो और खेती के लिए गांव आता हो। नहीं, खेती जो की जाती थी वह उसी गांव में रहने वाले कृषकों द्वारा, किसानों द्वारा की जाती थी। पूरे साल किसान जो है वह कृषि कार्य में व्यस्त रहता था। मौसम की बात करें तो बदलते मौसम के साथ कृषि संबंधी कार्य उसका बदलता था। जुताई गर्मी में, बुआई बरसात के समय, कटाई शीत के समय। और इन कृषि संबंधी कार्यों के अलावा किसान कुछ अन्य कार्य भी करता था ताकि उसकी जो आय है उसमें वृद्धि हो। और ये अन्य कार्य किस तरह के थे? जैसे गांव में रहते हुए थोड़ा चमड़े का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तनों का काम और साथ ही साथ तेल बनाना, ऐसे कुछ अन्य कार्य थे जिससे वह अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करता था। इन सब को देखकर यह स्पष्ट है कि किसान मूल रूप से उत्पादक था। तेल का उत्पादन हो या खाद्यान्न का उत्पादन हो या व्यापारिक फसल का उत्पादन हो या उसके अलावा दैनंदिनी रोज जीवन में काम आने वाले सामानों का उत्पादन हो, उसके केंद्र बिंदु पर किसान था। और इस प्रकार गांव एक मौलिक इकाई के रूप में थी। किसान और कृषि उत्पादन पूरे देश में जो जमीन थी वो एक जैसी उपजाऊ नहीं थी। उपजाऊ जमीन वाले क्षेत्रों में तो किसान वर्ष भर खेती कर सकते थे और करते थे, लेकिन जो सूखे क्षेत्र थे, पहाड़ी जगह थी, वन थे, वहां पे तो निश्चित रूप से कृषि की स्थितियां अलग रही होंगी। ऐसी जगहों में जैसे पहाड़ी जगहें या वनाच्छादित जगहें या सूखी जगहें, ऐसी जगहों में तो किसानों को बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता रहा होगा। और ये भी तय है कि उसके बावजूद भी, कठोर परिश्रम के बावजूद भी इतनी सफलता उन्हें नहीं मिली होगी जितनी अपेक्षित थी। वे निश्चित रूप से पर्याप्त उत्पादन करने में असमर्थ रहे होंगे। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें, जहां मुगल साम्राज्य फैला हुआ था, वहां भी कृषि कार्य में जी तोड़ मेहनत तो करनी पड़ती थी। और खेतों की जुताई के लिए जो एक बहुत बड़ा काम होता है किसी सफल उत्पादन के लिए, तो लकड़ी से बने हलों का प्रयोग किया जाता था, जो आज भी गांव में यही प्रचलन चला है। तो दक्षिण भारत में भी कड़ी मेहनत, लकड़ी के हलों का उपयोग, और जो हल हैं
वो हल का जो नीचे का फाल होता था, जिसे हम फाल कहते हैं, नीचे का हिस्सा, वो लोहे का होता था। इस प्रकार उस समय के कृषि समाज में जो प्रचलित था, आज भी वही परंपरा मोटे तौर गांव में चल रही है। आज भी जो फाल हैं वे लोहे के होते हैं। लोहे के दांत वाले अनेक प्रकार के पटरे और बीज, कपास, कुदाली, हंसिया, ये सब तत्कालीन समाज में इनका उपयोग हो रहा था और वह आज भी जारी है। किसान और उसकी जमीन। बिना जमीन के कोई किसान नहीं कहा जाएगा, और किसान और जमीन का जो संबंध है वह इस काल में कैसा था, इस पर अब हम थोड़ा जानें कि जो खेती योग्य जो जमीन होती थी, किसान का संबंध मूलतः खेती योग्य जमीन से होता है। जो खेती योग्य भूमि थी वो मूल रूप से दो भागों में बांटी गई थी। पहला भाग कहलाता था खालसा भूमि और दूसरा भाग कहलाता था जागीर। खालसा भूमि ऐसी जमीन जो डायरेक्ट केंद्र शासन के मातहत रहती थी। खालसा माने प्योर, शुद्ध रूप से जिस पे केंद्र का कंट्रोल हुआ करता था, वह खालसा भूमि। और खालसा भूमि से होने वाली आय जो है वह भी सीधा केंद्रीय कोषागार में जाती थी। ऐसा नहीं था कि बीच में कोई इसके दलाल हो, चाहे जमींदार के रूप में, या जैसा हम आगे देखेंगे। कुल मिला के समझना है कि खालसा भूमि पर केंद्र का स्वामित्व होता था और खालसा भूमि से हुई आय पूरी की पूरी केंद्रीय कोषागार में जमा हो जाती थी। दूसरी जमीन जिसे कहते हैं जागीर, ये जागीर जमीन तो थी, ये राज्य द्वारा मनसबदारों को दी जाती थी और मनसबदारों को इस शर्त पे दी जाती थी कि इससे होने वाली आय, इससे होने वाली राजस्व की आय का कुछ हिस्सा वे रखेंगे और अन्य को वह कोषागार में दे देंगे। जागीर से मिलने वाली आय का कुछ हिस्सा जो जागीरदारों को दिया जाता था, जिन्हें मनसबदार कहा जाता था, एक तरीके से जमीन के बदले उन्हें वेतन के रूप में दिया जाता था। यानी कैश ना दे करके उन्हें जागीर दे दी जाती थी, वेतन कैश में ना दे करके जागीर दे दी जाती थी, और नगद के बदले इन जागीरों से मिली हुई राजस्व आय का एक हिस्सा वे रखते थे और बाकी शासन को देते थे। तो इस प्रकार जागीरदार या मनसबदार की आय केवल राजस्व से ही होती थी, यानी राजस्व का एक हिस्सा उनको मिलता था, उसका स्वामित्व नहीं, यह हमें ख्याल रखना होगा। जागीर यानी जो जमीन उन्हें दी जाती थी वे इसके स्वामी नहीं थे। स्वामी तो केंद्रीय सत्ता ही थी, मुगल सम्राट ही था, लेकिन मुगल सम्राट इन जमीनों को जागीर के रूप में मनसबदारों को देता था वेतन के बदले, और इससे हुई राजस्व की आय का एक हिस्सा भी उनके पास चला जाता था, लेकिन इसका स्वामित्व उन्हें कतई नहीं मिलता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भारतीय फारसी स्रोत में जो हमने अध्ययन किया है, फारसी स्रोतों का, भारतीय स्रोतों का, उसमें किसानों के लिए कई अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। कई जगह फारसी स्रोतों में किसानों को रैयत कहा गया है, कहीं तो उन्हें साथ ही मुजारिया भी कहा गया है। इसके अलावा कुछ जगह किसान शब्द और कई जगह तो आसमी शब्द का भी उपयोग हुआ है। आसमी, तो ये शब्द 17वीं शताब्दी में किसानों के लिए मूल रूप से इनका उपयोग होता था, लेकिन आईने अकबरी में, तत्कालीन ग्रंथों में
किसानों को मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी कहलाती थी खुद काश्तकार। खुद काश्तकार, काश्तकार यानी किसान, खुद काश्तकार पहला, और दूसरा था पाही काश्तकार। मूलतः ये दो श्रेणियां थी, लेकिन बाद में बहुत से विद्वानों ने ऐसा पाया कि शायद इनकी श्रेणियां तीन थी, और अधिकांश इतिहासकार आज इस बात से सहमत हैं कि तत्कालीन 16वीं शताब्दी के समाज में, 16वीं 17वीं शताब्दी के समाज में जो काश्तकार थे, जो किसान थे, उनकी तीन श्रेणियां की जा सकती, उनका वर्गीकरण तीन भागों में किया जा सकता है। पहला, जैसा मैंने बताया, खुद काश्तकार, दूसरा पाही काश्तकार, और तीसरा थे मुकरारी काश्तकार। उसमें खुद काश्तकार जो थे सबसे महत्वपूर्ण थे। ये सबसे एक महत्वपूर्ण अंग था, और इसमें भूमि का स्वामी जो व्यक्ति होता था वह खुद काश्तकार ही कहलाता था। उसकी जमीन, उसकी भूमि और गांव दोनों एक ही जगह रहते थे। ये इस बात को आपको याद रखना होगा कि खुद काश्तकार वही व्यक्ति था जो पहली बात भूमि का स्वामी था, और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि उसकी अपनी भूमि और उसका जो घर वो एक ही जगह हो, यानी एक ही गांव में हो। जो उसकी जो जमीन थी उसमें वो अपने परिवारों की सदस्य की सहायता से खेती करता था, यानी एक पारिवारिक धंधा था कृषि, और चूंकि घर भी वहीं था, पर्याप्त समय वो खेती को दे सकता था। चूंकि वह खुद खेती करता था और वहीं रहता था, इसलिए उसे कतई जरूरत नहीं थी कि वह अपनी जमीन को किराए पर दे। उसे जमीन को हस्तांतरित करने का, गिरवी रखने का और कभी कभी बेचने का भी अधिकार था। यानी जो खुद काश्तकार थे वो पूर्ण रूपेण भू स्वामित्व का आनंद ले सकते थे, उसे एक दूसरे को दे भी सकते थे, उसे किसी को गिरवी भी रखवा सकते थे, और तो और बेच भी सकते थे। खुद काश्तकार किसान अपने को जमीन का स्थायी स्वामी मानता था, उसका उस पर स्थायी अधिकार था। कब तक? जब तक वह भू राजस्व चुका रहा हो, यानी सतत रूप से नियमानुसार, समयानुसार यदि राजस्व चुकाया जा रहा है तो भूमि स्वामित्व पर, भूमि पर उसका स्वामित्व बना रहेगा। उसे कोई भी नहीं हटा सकता था समय समय पर कर देने की एवज में। तो ये तो हुई खुद काश्तकार के संबंधित बात। दूसरा है पाही काश्तकार, जहां एक और खुद काश्तकार खुद ही मालिक था, पाही काश्तकार जहां पर खेती करता था उसका मालिक तो था, किंतु जरूरी नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि जहां उसकी भूमि थी निवास उसका किसी और गांव में था। जहां उसकी भूमि थी निवास उसका किसी और गांव में था। उसकी भूमि उस गांव में नहीं होती थी जहां उसका खुद का रहना होता था। यही मूल अंतर है पाही काश्तकार और खुद काश्तकार में। बाकी सब स्थितियां तो मोटी मोटी वही थी। पाही काश्तकार खुद काश्तकार के समान ही अधिकार पूर्वक जमीन का स्वामी होता था। बल्कि अधिक सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पाही काश्तकार वो किसान थे जो गांव से ठेके पर खेती करने के लिए आते थे। मैं पुनः दोहरा दूं, वे किसान जो अन्य गांव से ठेके पर खेती करने के लिए आते थे, यानी रहते कहीं थे, खेती करने के लिए कहीं जाते थे और उस जगह का स्वामित्व का आनंद लेते थे। कुछ किसान
स्वेच्छापूर्वक काश्तकारी करते थे। ये पाही काश्तकारी कई लोग तो स्वेच्छा से करते थे। उदाहरण के लिए दूसरे गांव की यदि कर संबंधी शर्त बेहतर हो या कुछ अन्य बातें हों जो किसान को प्रभावित करती हों उस जगह की खेती को करने के लिए, तो उसके लिए स्वतंत्र था। उदाहरण के लिए दूसरे गांव वहाँ की जो कर संबंधी शर्तें थीं, वहाँ जो राजस्व कर की बातें थीं, या शायद वहाँ बेहतर माहौल रहा होगा जिसके कारण कई किसान वहाँ जाकर खेती करने को तैयार हो जाते थे, घर बार छोड़कर वहाँ खेती करते थे, और इन्हें ही पाही काश्तकार कहा जाता था। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें स्वेच्छा से न जाने के बावजूद व्यवस्था पूर्वक कुछ लोगों को वहां जाना पड़ता था। और ये व्यवस्था किस तरह की थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिससे किसान अपने घर को छोड़कर दूसरे गांव में खेती करे? व्यवस्था अकाल या भूखमरी, उस क्षेत्र में कुछ विभिन्न कुछ दूसरी परिस्थितियां, और अकाल भूखमरी से होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी कई लोग पाही काश्तकार बन जाते थे। ये तो हुई दूसरे तरह के काश्तकारों की बात जिन्हें हम पाही कहते हैं। तीसरी श्रेणी, तीसरा वर्ग था मुकरारी काश्तकार। ये मुकरारी काश्तकार, भूमि पर इन्हें पैतृक अधिकार तो था, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जमीन उनको मिल जाती थी, जमीन को बेच भी सकते थे और किसी दूसरे को दे भी सकते थे, हस्तांतरित भी कर सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। लेकिन मुख्य रूप से ये खुद काश्तकार या पाही काश्तकार से एक मामले में भिन्न थे। तो भिन्नता किस बात की थी कि वह अपनी अतिरिक्त भूमि किराएदारों, जिन्हें मुजरिया कहा जाता था, उसे किराए पर दे सकता था। मुजरियों को भी इस शर्त पर भूमि पर पैतृक अधिकार मिल जाता था कि वे मुकरारी रियाया को नियंत्रित रूप से किराए का भुगतान करते रहेंगे। इस प्रकार मुकरारी काश्तकार, उन्हें सभी अधिकार तो थे, बेचने के, खरीदने के, हस्तांतरित करने के, गिरवी रखने के, लेकिन भिन्नता एक कि वे अतिरिक्त भूमि को किराएदारों को, जिन्हें मुजारिया कहते थे, उन्हें दे सकते थे। और वो कब तक उन पर उनका नियंत्रण रहता था? जब तक कि मुकरारी रियाया को समय समय पर समयानुसार नियंत्रित रूप से किराया भुगतान करते रहें। इस प्रकार राज्य की भूमि पर केवल किसानों के अधिकार को मान्यता दी जाती थी। राज्य जो था वह केवल किसानों के अधिकारों को, उस जमीन पे अधिकारों को उनको मान्यता देता था। लेकिन किंतु किसान ना भूमि छोड़कर जा सकते थे और ना ही वे एक तरीके से खेती से इनकार कर सकते थे। यानी दोनों ही उनके लिए अपरिहार्य था, उनके लिए स्वीकृत नहीं था। आखिर क्यों? भूमि को छोड़ के जाना और खेती से भी इनकार कर देना, आखिर ये स्वतंत्रता तत्कालीन किसान को क्यों नहीं थी? आपको मालूम होगा कि इस बात को बारंबार कहा जा रहा है कि उस समाज में, उस काल में राजा की, साम्राज्य की मुख्य आय राजस्व कर होता था। यदि एक किसान जमीन लेने से इनकार कर दे, जमीन छोड़कर चला जाए, तो खेती कौन करेगा? खेती नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, तो वहां से कर कैसे मिलेगा? उसी प्रकार यदि वो खेती से इनकार भी कर देता है, तो इनकार करने पर राजस्व की से होने वाली आय
जिसका संभावित आय का आकलन अकबर काल में पूर्व से ही किया जाता है, जो हम आगे पुनः अध्ययन करेंगे, तो वो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए शासन इस बात के प्रति सजग था कि किसानों को एक बार यदि उनके साथ ये समझौता हो गया है किसी ज़मीन पर उत्पादन का, वार्षिक आकलन का, तो वह समझौता बरकरार रहे। और इसलिए इन किसानों को छोड़ के जाने की या इनकार करने की अनुमति कतई नहीं थी। भूमि राजस्व उस समय का सबसे महत्वपूर्ण आय का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें किसी भी तरह की कोताही, किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह की नरमी शासन को बर्दाश्त नहीं थी। उत्तर भारत का जो औसत किसान था, उत्तर भारत का, इस औसत किसान के पास ऐसा देखा गया कि 2 बैल हुआ करते थे और 2 हल हुआ करते थे। ये उसकी एक औसत कृषि संबंधी संसाधन की व्यवस्था थी। लेकिन ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां पर किसानों के पास शायद ये भी नसीब नहीं था, और ऐसे किसानों की संख्या भी बहुत थी। दूसरी ओर हम यदि गुजरात की ओर देखें, तत्कालीन गुजरात प्रांत की ओर, तो आईने अकबरी के आंकड़ों से मालूम पड़ता है कि वहाँ पर गुजरात के किसानों के पास लगभग 6 एकड़ भूमि हुआ करती थी, और ऐसे किसानों को संपन्न माना जाता था। 6 एकड़ भूमि किसान के लिए एक संपन्नता की निशानी थी। दूसरी ओर बंगाल की ओर मुखातिर हों तो बंगाल में औसत जो जमीन थी किसानों के पास, उसका आंकड़ा बैठता है 5 एकड़, और 10 एकड़ से ऊपर की जमीन जिन किसानों के पास थी वे धनी किसान माने जाते थे। तो एक तरफ जहां संपन्न या धनी किसान गुजरात में 6 एकड़ पे थे, वहीं बंगाल में लगभग 10 एकड़ या उससे ऊपर की जमीन होने पर उन किसानों को संपन्न माना जाता था। दूसरी ओर खेती जो थी वो व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित थी, यानी जो किसानों में यह व्यक्तिगत रूप से बांट दिया गया था कि यह जमीन किस किसान की है। किसी तरह का उसमें सामूहिक दायित्व, सामूहिक जिम्मेदारी, चाहे गांव की हो, ऐसा कुछ नहीं था। किसान जमींदारों की तरह जमीन खरीद भी सकते थे, बेच भी सकते थे, और अन्य संपत्ति स्वामियों के समान इस संपत्ति का भी उपयोग कर सकते थे। यह स्वतंत्रता तत्कालीन समाज में किसान को थी। हल जोतने वाला जो किसान था, खेतीहर जिसे बोला जाता है, जो हल जोतता था, हल जोतने वाला खेतीहर किसान अपने उसके पास तो बाकी कुछ संसाधन था नहीं, वह पूर्ण रूपेण हल जोतने पर निर्भर था। तो ऐसी जमीन के सीमांकन के लिए वह सुनिश्चित करता था कि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो उनकी सीमाओं को लेकर, तो वो ईंट या कांटे या इसके अलावा मिट्टी, इनसे मेड़ बनाकर सुनिश्चित करता था कि उसकी जो खेत की भूमि है, कि उसकी जो खेत की सीमा है, वह सुनिश्चित रहे, वह स्पष्ट रहे, वेल डिफाइंड रहे।